हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और आज मैं आपके साथ क्लास 9th का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ 7 दिसंबर 2025 को, तो उसके सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जीके सब्जेक्ट के इंग्लिश की ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी इसी चैनल पे। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के थ्रू पता लगेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या स्टडी मटेरियल आपको हम दे रहे हैं, तो उस चीजों के बारे में भी मैं आपके क्लास के बीच में ही डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है एग्जाम पैटर्न में, किस तरह के सवाल बन रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, उसके इर्द गिर्द की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम आरएमएस का ये रहा आपके सामने। Which of the following हड़प्पन साइट्स इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। पूछ रहा है कि हड़प्पन साइट्स हैं, ठीक है, उसमें फेमस जो डॉकयार्ड के नाम से, डॉकयार्ड कहां पे था, तो ये सारी चीजें हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा है तो ये एक सिविलाइजेशन थी, बहुत ही एडवांस, हमारे एंशिएंट इंडिया के टाइम पे सिविलाइजेशन थी, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था वो आपको पता होना चाहिए। वो टाइम पीरियड था 2500 BC 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 BC। ठीक है, तो लगभग 5000 साल पुरानी ये बात है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में फ्लरिश कर रहा था। बेसिकली इसका ज्यादातर हिस्सा और इंपॉर्टेंट साइट्स आपको पाकिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का हिस्सा इसमें काफी था। ठीक है, अब इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सिविलाइजेशन बसा था, इसलिए इसे इंडस वैली, सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर हो गई, तो इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इस सिविलाइजेशन के अंदर जब बाद में, ये बात है 1921 से एक्सकेवेशन शुरू हो गई थी और उस टाइम पे दयाराम साहनी जी को एक साइट के जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे वो, तब उनको ऐसी एक्सकेवेशंस मिली कि ऐसी कुछ साइट्स थी आज से कई सालों पहले। तो उसमें से जो सबसे पहली साइट डिस्कवर हुई वो थी हड़प्पा। कौन सी साइट थी? वो हड़प्पा साइट थी और इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी साइट थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, इसके अलावा राखीगढ़ी, सूतका गेंडोर, इस तरह की कई सारी साइट्स थी। तो उसमें से हड़प्पा सबसे पहली थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आपसे सवाल कैसे बनते हैं कि कोई पर्टिकुलर साइट पूछ लेगा और पूछ लेगा वहां से मिला क्या, वहां से एक्सकवेट क्या किया, हमें उस टाइम के बारे में, लोगों के बारे में क्या पता लगा एक पर्टिकुलर साइट से। तो इस तरह का सवाल है और उसी में से एक साइट थी लोथल। कौन सी साइट थी? लोथल, और जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। और लोथल जो है आज के प्रेजेंट डे गुजरात में है। प्रेजेंट डे गुजरात में साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और वहां पे पहला नेवल डॉकयार्ड आप इसे कह सकते हैं। मतलब उस जमाने में भी हमारे पोर्ट, एक तरीके से आप कह सकते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी बोट्स हुआ करती थी जो ट्रेड के लिए यूज करी जाती थी। तो ये थी कहानी लोथल की। वैसे ही इसमें एक साइट है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो साइट है ये सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मानी जाती है। इसे माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट ऑफ द डेड। और ये आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। आरडी बनर्जी जी ने इस साइट को खोजा था। और मोहनजोदाड़ो के साथ हड़प्पा भी है। हड़प्पा में भी कई सारी चीजें मिली थी, ग्रेनरीज मिली थी और बहुत सारी चीजें थी। सिटाडेल होता था। एक सिटाडेल का मतलब वो एरिया जहां पे कि उस टाइम पे राजा महाराजा ऊपर वाले एरिया में रहते थे और नीचे बाकी शहर बसा होता था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। इस क्वेश्चन का आंसर लोथल है जो गुजरात में है। साथ ही यहाँ पे मुझे एक साइट दिख रही कालीबंगन। तो कालीबंगन आज के राजस्थान में है। राजस्थान के वहां पे इसे एक्सकेवेट किया गया इस साइट को, राजस्थान में। ठीक है, और ये चूड़ियों के लिए, क्योंकि वहां से बैंगल्स जो है, बैंगल्स के सबूत मिले कि उस टाइम पे बैंगल्स होती थी, टेराकोटा की बनी हुई बैंगल्स होती थी, तो वो कालीबंगन से मिली। तो ये कहानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a criteria for a substance to become a resource? अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा क्या क्राइटेरिया नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये कोई चीज है वो उसे हम रिसोर्स कह सके। मतलब कुछ एक कैटेगरी होती है, कुछ एक रिक्वायरमेंट्स होती है, किसी भी चीज को आप रिसोर्स ऐसे ही नहीं कह सकते। जैसे
बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी रिसोर्सेज ही तो हैं। तो किसी भी चीज को आप रिसोर्स कब कह सकते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसी कंडीशंस क्या नहीं है, इनमें से क्या वो कंडीशन नहीं है, हमें वो बतानी है। देखिए, रिसोर्स की जरूरत होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर कोई चीज है उसका यूज होना चाहिए, कि हाँ ये ह्यूमन यूज के लिए वाइबल है, ये जरूरी है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हमारे लिए आज की डेट में जरूरी है, हमारी आवश्यकता है, तो वो रिसोर्स है। वैसे ही वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, पहली चीज तो वो मिले कहीं पे, उसको हम ढूंढ सके, उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर एक बड़ी क्वांटिटी में मिले। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती है रिसोर्स के लिए। पर डिमांड का इससे कोई लेना देना नहीं है कि डिमांड होगी मार्केट में तो रिसोर्स बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसका आंसर डिमांड है। थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी डरने वाली बात नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो गया है, पर ये कहीं ना टेक्निकली गलत है। पर आपको अगर आपको आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या आंसर देना है वो मैं आपको समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है पहले उसे समझते हैं। कहना ये चाह रहा है एग्जामिनर कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ इन इंडिया। चलिए, तो सवाल ये है कि हमारे देश में कोई भी बिल आता है तो वो कानून कैसे बनता है। देखिए, हमारे देश में कानून बनाने का काम किसका है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी को आप बेसिकली 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया लेजिस्लेचर, एक हो गया जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में आ गया आपका सारा मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब आ गया एग्जीक्यूटिव, जो कि एग्जीक्यूट करेंगे काम को। फिर होता है लेजिस्लेचर, जैसे विधायिका, जैसे कि पार्लियामेंट। हमारे देश में पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, और उस कानून को ग्राउंड लेवल पे करना वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो कानून जितने भी बनते हैं वो सब पार्लियामेंट में बनते हैं। अब वही कह रहा है कि पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर है, एक तरीके से प्रोसीजर पूछा जा रहा है कि कोई भी कानून बनता कैसे है। तो कानून बनने के तरह तरह के कानून होते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो कई तरह के बिल्स होते हैं। एक बिल एक कानून को इंट्रोड्यूस करने का पहला स्टेप होता है। फिर उस बिल के ऊपर स्क्रूटनी करी जाती है, उसको पढ़ा जाता है, उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, फिर उस बिल को पर्टिकुलर हाउस में पास किया जाता है। पार्लियामेंट में कुल 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो प्रोसीजर ये है। अगर एक नॉर्मल बिल है, एक ओरिजिनल बिल है, वैसे ही मनी बिल होता है, उसका अलग क्राइटेरिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का अलग क्राइटेरिया होता है। पर हम नॉर्मल बिल की बात करते हैं, ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि वो बिल दोनों में से किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकता है। अब ये बिल लाता कौन है, बिल कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, चाहे वो पब्लिक मेंबर हो, चाहे वो कोई मंत्री हो। मतलब जो हाउस के मेंबर्स हैं जिन्हें हमने इलेक्ट करके वहां पे बिठाया है। ये थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को खींच इसलिए रहा हूं ताकि अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज होते हैं, वहां पे हमारे चुने हुए लोग, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं जो हमारे लिए ही कानून बनाते हैं। अब दोनों में से किसी भी हाउस में बिल ओरिजिनेट हो सकता है। अब उस हाउस में उस बिल पे डिस्कशन होगा, उस बिल पे डिस्कशन होने के बाद में उस बिल पे वोटिंग करी जाएगी। अगर वो बिल उस पर्टिकुलर हाउस में मेजॉरिटी से पास हो गया, फिर उस बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, वहां पे भी सेम प्रोसेस होगा, और उसके बाद फाइनली ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट जब उस बिल पे अपने सिग्नेचर कर देगा तब वो बिल जो है वो कानून बन जाएगा। तो भाई ये है पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको जल्दी से बता दिया। पर इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। तो कहने को ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में भी ओरिजिनेट कर सकता है, राज्यसभा में भी कर सकता है। पर इस ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले लोकसभा को लेके चलेंगे, क्योंकि लोकसभा इज मोर प्रोमिनेंट बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग इन द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया। हालांकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टेड होते हैं, बट वो डायरेक्टली हमारे थ्रू इलेक्टेड नहीं होते हैं। तो लोकसभा में पहले बिल जाएगा, वहां पे इंट्रोड्यूस होने के बाद में उस पर डिस्कशन होगी, वहां से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में डिस्कशन होगी, पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, साइन करने के बाद में वो बिल कानून बनेगा। समझे मेरी बात? तो आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज करेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो हमें रिसोर्सेज दी गई हैं हम उसे इस तरीके से यूज करें कि उसको इतना एक्सप्लॉइट ना करें, उसको इतना ओवर यूज ना करें, उसको वेस्ट ना करें, ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी अच्छे से यूज कर पाए। क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं
फिर वो होती है अनलिमिटेड। वो भी, उसकी भी कुछ सीमा है, बट ये है कि आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर आप जिस तरीके से लोग बिजली वेस्ट करते हैं, पानी वेस्ट करते हैं, तो किसी तरह से ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और ये आगे जाके आपकी फ्यूचर जनरेशंस को हार्म करेगी। ठीक है, तो ये कहानी है, ये मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब पहला ही स्टेप है, वो कह रहा है इट एम्स टू बैलेंस रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल सही बात है, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना, उसे बैलेंस करना है हमको, उसको कंजर्व करना है, उसे बचाना है और वो रीजनरेट हो सके, इसके बारे में भी सोचना है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट एनकरेजेस अनलिमिटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकती, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो कह रहा है कि इसको आप अनलिमिटेड एक्सट्रैक्ट करते रहो। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मैच नहीं करेगी, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको इसका मतलब पता है और आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आंसर पे अराइव कर लेंगे। समझ गए मेरी बात। अगर आप अपनी आरएमएस हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे आरआईएमसी हो, जो भी बच्चे इन एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि रेडियन बुक कंपनी आपके लिए एक एस सीरीज लेकर के आया है बुक्स की। ठीक है, अब आपके इसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं जो आरएमएस का पेपर है, जिसमें आपका साइंस आ गया, आपका एसएसटी आ गया, जो सोशल स्टडीज वाला हिस्सा हो गया, इंग्लिश आ गया, ठीक है, और रीजनिंग आ गया, मैथ्स आ गया। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है, इसकी सबकी एक एक पर्टिकुलर हमने बुक बनाई हुई है और वो बुक इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है। इसे आप, मैं स्क्रीन पे यहां पे डिस्प्ले कर देता तो आप देख सकते हैं, ये हमारी सीरीज है जो ए सीरीज है। ये बुक्स बहुत ही इजी टू रीड है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही तरीके से आपको चीजें दी गई हैं। और इस बुक को आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं, अमेजॉन से भी कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल दामों पे किताबें आपको मिल जाएंगी, जिससे आप तैयारी में काफी आपका कंपटीशन जो है खत्म हो जाएगा, काफी बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे। बहुत ही इजी टू रीड ये बुक्स आपके लिए बनाएगी और पूरी इंक्लूसिविटी है इसमें, पूरे सब्जेक्ट्स की, पूरे कोर्स की। ठीक है, तो ये 5 किताबें हैं, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, विच इज मोर देन इनफ इन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 9th क्लास की मैं बात कर रहा हूं। Which process helps prevent soil erosion and degradation on hilly terrain? अब कह रहा है कि भाई जो हिली टेरेन होते हैं, जो माउंटेन वाले एरिया होते हैं, वहां पे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से क्या ठीक है, हाँ, क्या मदद करता है। सॉइल इरोजन का मतलब हो गया जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो गई, खत्म हो गई, जिससे क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। अब उस पर एग्रीकल्चर इतने अच्छे से नहीं हो सकता है। जब आप फॉरेस्ट को काटेंगे तब सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें से क्या ऐसा स्टेप है, कहां गया क्वेश्चन, हाँ, अब इसमें से क्या ऐसा स्टेप है जिससे कि आप सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं हिली एरियाज पे, क्या है। तो पहला दे रखा डिफॉरेस्टेशन है, तो उल्टा हो गया, मतलब अगर आप पेड़ काटेंगे तो सॉइल इरोजन बचेगा, जी नहीं, सॉइल इरोजन ज्यादा होगा डिफॉरेस्टेशन से। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग से भी ज्यादा होगा, इरिगेशन करोगे एक्सेसिव वाटर, उससे भी ज्यादा होगा। टेरेस फार्मिंग आपने सुनी होगी, जिसे स्लोप फार्मिंग कहते हैं, टेरेसिंग इसे बोला जाता है। अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे तो देखेंगे वहां पे किस तरीके के स्टेप्स बने होते हैं, फार्मिंग करी जाती है, उसके ऊपर खेती करी जाती है, और उससे क्या होता है, जो रन डाउन होता है वाटर का वो रुकता है, ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग कैपेसिटी बढ़ती है, सॉइल इरोजन रोकता है, सॉइल को इंटैक्ट करके रखता है। तो ये सॉइल इरोजन से जो सॉइल इरोजन को बचाता है, सॉइल इरोड नहीं होती है और सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है अगर टेरेसिंग होती है स्लोप्स के ऊपर। समझ गए, तो ये हिली टेरेन के बारे में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा एरिया नहीं होता कि आप एक साथ जो है फार्मिंग कर सके, तो उसको स्लोप्स में आपको फार्मिंग वहां पे देखने को मिलेगी। Which human activity contributes most directly to depletion of ground water resources? जो हमारी जमीन के नीचे पानी है, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, इनमें से ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिस वजह से ये ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन है प्लांटिंग ट्रीज, ये तो उल्टा हो जाएगा, प्लांटिंग ट्रीज से तो ग्राउंड वाटर को और फायदा होता है, एनवायरनमेंट और अच्छा होता है। ठीक है, रिचार्जिंग एक्वीफर्स, ये भी गलत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे भी पानी बचता है। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कब खत्म होती है, जब आप उसका ज्यादा यूज करते हैं, जब आप उसे एक्सेसिवली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कई लोग बोरवेल करते हैं, चीजों को ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी लिमिटेड है, उसको आप ओवर यूज करेंगे तो खत्म होगा। ठीक है, ओवर यूज किया जा रहा है उसे एग्रीकल्चर में, तो ये हमारा आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सेंस वाले सवाल हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आपको इन बेसिक टर्म्स का मतलब पता है, तो मैं कहता हूं कि
लगभग 30% पेपर आप तब भी लगा सकते हैं अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है। ठीक है, आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए, अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो बस आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है और समझ के आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हिस्ट्री का सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है। Who among the following was the first known ruler to introduce the silver coin known as the टंका in दिल्ली सल्तनत? अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कोई ऐसा राजा था जिसने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, जिसे टंका कहा जाता था। ठीक है, और इससे करेंसी जो है और स्मूथली चल सके इसलिए नई करेंसी इंट्रोड्यूस करी गई थी सिल्वर की। अब ये किसने किया था ये पूछा जा रहा है। और दिल्ली सल्तनत क्या है मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कई बच्चों को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत हमारे देश में मुस्लिम राज की कहीं ना कहीं आप शुरुआत कह सकते हैं। पहले तो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, पहले गाजी आया, घोरी आया, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद में मोहम्मद घोरी के बाद में वो अपना स्लेव यहां पे छोड़ गया। उसके स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 के अंदर, कब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक यहां ऑप्शन में भी लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। दिल्ली सल्तनत चली लगभग 500 साल के करीब और इसके अंदर जो है डिफरेंट डायनेस्टीज आई। सबसे पहले तो स्लेव डायनेस्टी आई, घोरी का गुलाम था, गुलाम वंश जिसे हम कहते हैं, घोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये डायनेस्टी, ये नींव डाली जिसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं 1206 में। फिर 1210 में उसकी मृत्यु हो गई, वो घोड़े से गिर के उसकी मौत हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा और इल्तुतमिश कई सारी नए रिफॉर्म्स लेकर के आया उस टाइम में, जिसमें से एक रिफॉर्म ये भी है, उसने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, इसे टंका कहते थे। साथ ही कॉपर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया था जिसे जीतल कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने बहुत योगदान दिया कुतुब मीनार के अंदर भी, मतलब कुतुब मीनार जो बना है आज की डेट में वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी शुरुआत करी थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कक्की एक सूफी सेंट थे, उनकी याद में उसको बनाया गया था। ठीक है, ऊपर से घोरी जो है वो जीत गया था बैटल ऑफ तराइन, तो उसके बाद ये विक्ट्री टावर बनाने की शुरुआत आगाज किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में वो मर गया, फिर इल्तुतमिश ने एक स्टोरी और बना दी उसके ऊपर, टोटल 5 स्टोरी है उसमें। आगे जाकर के फिर तुगलक वंश तक उसका कंस्ट्रक्शन चला, तब जाकर के वो पूरी बिल्डिंग जो है कंप्लीट हुई। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, कई बार पूछ सकता है एग्जाम में। तो इल्तुतमिश आया और इस तरीके से कई सारे रूलर्स आए गुलाम वंश के अंदर, तकरीबन 1290 तक। हाँ, 1290 तक ये गुलाम वंश चला। ठीक है, बलबन आया, इल्तुतमिश था, इसमें रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की बेटी, तो सबने इन लोगों ने राज किया। 1290 के बाद में खलजी डायनेस्टी आती है दिल्ली सल्तनत के अंदर ही। खलजी के बाद में तुगलक आते हैं, तुगलक के बाद में आपके खिजर खान आता है। ठीक है, और उसके बाद में जो है आपका एंड में आते हैं लोधी, और लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी से बाबर की लड़ाई होती है और बाबर इब्राहिम लोधी को हराता है 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और उसके बाद हमारे देश में मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है, मुगल डायनेस्टी रूल में आ जाती है। तो एक छोटा सा मैंने आपको एक रिकैप सा दे दिया तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। Which of the following is a biotic resource? बायोटिक का मतलब सिंपल समझ लीजिए, लिविंग की बात कर रहा है, एक जीवित रिसोर्स इनमें से क्या है। देखिए, जीवित जो भी चीज इसमें जीवित मिल रही है वही बायोटिक रिसोर्स है, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो आपके और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सब बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। तो ना तो इसका आंसर विंड है, ना कोल है, ना वाटर है, क्योंकि जीवित नहीं है। आंसर है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जीवित होते हैं। ठीक है, ये बायोटिक रिसोर्स होते हैं। अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, और ए बायोटिक इसका उल्टा हो जाएगा जो नॉन लिविंग है। विच ऑफ दीज इज अ पावर एनर्जी रिसोर्स? पावर एनर्जी रिसोर्स इनमें से क्या है? जो भी चीज पावर देती है, एनर्जी देती है आपको, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में एनर्जी रिलीज कर जाता है, कोयला हो गया, ठीक है, तो ये सब एनर्जी रिसोर्स होते हैं। तो इनमें से क्या एनर्जी है? इसमें भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल वो जो अपने आप से रिन्यू हो जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल जो पेरिशेबल होते हैं, जो एक टाइम के बाद खत्म होंगी, लिमिटेड हैं, इसको हमने वाइसली यूज करना है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोल, पेट्रोलियम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी कोई लिमिट है, कोई सीमा है।
पावर एनर्जी रिसोर्स इनमें से क्या है? डेजर्ट नहीं है, आयरन और नहीं है, सॉइल नहीं है, सोलर रेडिएशन की बात हो रही है। तो सोलर एनर्जी जो है उसको हम यूज करते हैं बिजली बनाने में, है ना, और भी कई चीजों में सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है, तो इसलिए एक एनर्जी रिसोर्स है। सिंपल सा सवाल था। What is the minimum age to contest elections for the राज्यसभा? राज्यसभा के अंदर अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है, राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, यह सवाल है। अब देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, पार्लियामेंट के दो हाउसेस, लोकसभा में इलेक्शंस कैसे होते हैं हमारे देश में? जब वोटिंग होती है, जनरल इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में। इलेक्शंस भी आप बेसिक लेवल पे समझे तो 2 लेवल पे होते हैं, तो पंचायत भी होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी होते हैं, पर 2 लेवल पे मेन होते हैं। एक तो सेंटर लेवल पे, एक आपकी स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं, ठीक है। स्टेट के लेवल पे जब आप चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, जब आप अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो वो स्टेट इलेक्शंस हो गए। वैसे ही सेंटर लेवल पे इलेक्शन होते हैं। सेंटर लेवल पे इलेक्शन होंगे तो आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुन रहे हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुन रहे हैं। और एमपीज जो होते हैं वो वही होते हैं जो जाके आपकी आवाज, लोगों की आवाज जो है आगे लेकर के जाते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में एमपी बैठते हैं। तो एक तो हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, क्लियर। तो लोकसभा में जो इलेक्शन, लोकसभा के लिए आप वोटिंग करते हैं और फिर वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जाके लोकसभा की सीट्स पे बैठते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। और राज्यसभा जो है, राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, हम लोग वोट नहीं डालते, पर हमारे चुने हुए लोग जो स्टेट असेंबलीज में बैठे हैं वही चुनते हैं आगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो राज्यसभा में जाकर के बैठते हैं। अब कह रहा है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, लोकसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 25, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 30। अगर देश का प्रेसिडेंट बनना है, मतलब प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 35 ईयर्स एटलीस्ट, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट की भी होनी चाहिए 35, ठीक है। पर प्रधानमंत्री, अगर आप सोचो, वैसे तो बहुत मुश्किल है ऐसा होना, बट प्रधानमंत्री कौन होता है? जो कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। अगर वो लोकसभा का मेंबर है, ज्यादातर लोकसभा के मेंबर ही प्रधानमंत्री बनते हैं, पर एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी का था, इंदिरा गांधी भी एक टाइम पर राज्यसभा की मेंबर थी तो वो बन गई थी। बट लोकसभा के अंदर अगर कोई इंसान है जो उस पार्टी का लीडर है, जो जीती है इलेक्शंस को, तो वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ऐसा हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर 25 साल का ही हो, यानी कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर मिनिमम जो है 25 इयर्स का हो सकता है। तो ये एक चीज है अगर आप इसे समझेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी मैंने एज लिमिट बता दी है। अब आपके सामने राज्यसभा का मेंबर की मिनिमम एज कितनी है? 30 ईयर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम एटलीस्ट 30 ईयर्स। The Mauryan emperor who embraced Buddhism after the कलिंग वॉर, कलिंग वॉर के बाद ऐसे कौन से एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे शासक रहे, ऐसे कौन से रूलर रहे जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया? तो ये कहानी है अशोक की। सम्राट अशोक का नाम आपने कई बार सुना होगा। पहले क्या था ना कि देखिए, जो पूरा भारत है उसमें टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये मैं बात कर रहा हूं 300 ईसा पूर्व से पहले की, मतलब 5th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी की। धीरे धीरे क्या हुआ, 16 महाजनपद एक तरीके से बड़ी बड़ी टेरिटरीज होती थी, उनके अपने अपने राजा होते थे। उन 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल निकल के आया मगध। मगध एक महाजनपद का नाम था, और ये मगध ने धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सबको एक्वायर कर लिया। फिर इस मगध एम्पायर के ऊपर अलग अलग डायनेस्टीज आई, ठीक है। पहले हरियंग डायनेस्टी आई, शिशुनाग डायनेस्टी आई, नंद वंश आया। नंद वंश का शासन बहुत पावरफुल था, और नंद वंश ने कहीं ना कहीं चाणक्य को गुस्सा दिलाया, और चाणक्य जो विष्णुगुप्त थे, चाणक्य ने यह ठान लिया कि अब मैं नंद वंश को मगध से हटाऊंगा और मैं कोई ऐसे इंसान को ट्रेन करूंगा जो कि इनको हटा करके मगध के ऊपर राज करेगा, पूरे देश पे, पूरे भारतवर्ष पे राज करेगा, ठीक है। तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा और उनको ट्रेनिंग देके नंद वंश को उन्होंने खदेड़ दिया, उनको खत्म कर दिया। नंद वंश खत्म हुआ साल 323 बीसी में, साल 323 बीसी के अंदर, ठीक है। तब राज शुरू हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, और किसके अंडर? चाणक्य के अंदर, मतलब चाणक्य ही उनके गुरु माने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अभी इसका रिलेशन, इनका रिलेशन क्या है वो मैं बताता हूं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य, अब चंद्रगुप्त मौर्य का के जो बेटे थे, उनका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के जो बेटे हुए वो हुए अशोक। और अशोक जो थे शुरुआती दिनों में अपने,
जब ये शासन करने के लिए आए तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जल्लाद किस्म के माने जाते थे। साल 269 बीसी में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने गद्दी की लड़ाई खत्म करने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा था और फिर ये गद्दी पे बैठे थे और ये इंडिया के सबसे पावरफुल सम्राट बने। फिर साल 261 बीसी में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दादाजी हुए, और साल 261 बीसी में एक ऐसी लड़ाई हुई जिस लड़ाई ने इनका हृदय परिवर्तन कर दिया। कलिंग में वो युद्ध हुआ था। कलिंग मतलब आज का ओडिशा, आज का ओडिशा। तो ओडिशा पे कब्जा करने के लिए अशोक ने आक्रमण कर दिया और उन्होंने भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी कलिंग ने, पर इस लड़ाई के अंदर इतनी मारकाट हुई, हालांकि अशोक इस लड़ाई को जीत गए, पर इस लड़ाई में इतनी मारकाट हुई, इतना खून खराबा हुआ कि इनका पूरी तरीके से मेंटालिटी बदल गई और ये जो वायलेंट किस्म का जो इनका नेचर था उसको छोड़ करके ये बुद्धिज्म की तरफ चले गए। और बुद्धिज्म में जाने के बाद में इन्होंने पूरे देश में, इवन पूरी दुनिया में बुद्धिज्म का प्रचार करा, ठीक है। और जगह जगह पे इन्होंने अपने अपने स्तूप बनाए, अपने अपने शिलालेख थे इनके, तो ये अशोक थे, ठीक है। तो यही बात हो रही है, हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, जिन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया वो थे राजा अशोक कलिंग वॉर के बाद। तो ये सारी कहानी थी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। द फेमस आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखिए मेहरौली दिल्ली के अंदर एक एरिया है, मेहरौली साउथ दिल्ली में, तो वहां पे एक जगह है जिसे हम कहते हैं कुतुब मीनार, काफी फेमस मॉन्यूमेंट है। और कुतुब मीनार के अंदर ना बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां पे बहुत कुछ है। वहां पे मस्जिद भी है, वहां पे अपने आप में कुतुब मीनार है जिसकी हाइट 73 मीटर्स है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रिक मीनार है वो। और वहीं पे देखिए मैंने अभी बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी शुरुआत करी थी कुतुब मीनार को बनाने की। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक चीज है जिसे बोलते हैं आयरन पिलर। ये आयरन पिलर की क्या खास बात है, अब ये नहीं पता ये आयरन पिलर आया कहां से, बट इसको लेकर के आए थे और इसे उस कॉम्प्लेक्स में रखा गया। आयरन पिलर जो है आज से 1600 ईयर्स पुराना है, यानी कि अगर आप लगाए तो 4th या 5th सेंचुरी बीसी में इसे बनाया गया होगा। इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, काफी भारी है, इसकी हाइट 7 मीटर के आसपास है और इसे गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त टू ने जो है इनके रीन में ये बनाया गया था। इस आयरन पिलर की खास बात क्या है कि 1600 साल हो गए, पूरी तरीके से लोहे का बना हुआ है, पर कमाल की बात यह है कि उस टाइम पे भी लोगों को इतनी नॉलेज थी इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, कि 1600 साल से इस लोहे पे आज तक जंग नहीं लगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आयरन पिलर। आयरन पिलर चंद्रगुप्त टू के राज में बनाया गया था, बट बाद में इसे जो है कुतुब मीनार, आज की डेट में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर? इनमें से कौन सा ऐसा हमारा अधिकार है जो कि फोर्स्ड लेबर को, बॉन्डेड लेबर को, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को, चाइल्ड लेबर को बैन करता है, खत्म करता है? तो हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोई भी डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को पहले रखा जाता है। सिटीजन्स जो होते हैं वही अपने लीडर्स को चुनते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं और हमारे देश के संविधान में कुछ राइट्स प्रॉमिस किए गए हैं हम लोगों को जो कि हमसे सरकार भी नहीं छीन सकती। अगर ऐसे राइट्स आपसे छीनने की किसी ने कोशिश करी तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। समझे मेरी बात? और ये टोटल कुल मिला के जो राइट्स है ना, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हम इन्हें बोलते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी सी किताब है, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो उसमें कई सारे चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे फंडामेंटल राइट्स में कई सारे पार्ट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पार्ट्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में कई सारे आर्टिकल्स हैं और ये आर्टिकल चलते हैं 12 से लेके 35 तक, ठीक है। इसके अंदर दिए गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स और उसके अलग अलग आर्टिकल्स हैं। ये 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है।
अब बात हो रही है कि ये वाला जो लेबर बॉन्डेड लेबर को रोकने वाला राइट किस में आता है, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, जो आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है संविधान के, जिसमें ये चीज बैन करी गई है कि आप किसी को फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, आपके किसी की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मतलब सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती या ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिससे कि ट्रैफिकिंग जो है वो प्रमोट हो। मतलब कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीजों को किसी भी तरह का प्रताड़ना रोकने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है, और इसी के अंडर आता है ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not a feature of a democratic government? इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का? मैंने बताया अभी, डेमोक्रेसी का रूल क्या है कि जो देश के नागरिक हैं वही उनके ऊपर कौन राज करेगा, मतलब कौन उनके लिए कानून बनाएगा। ठीक है, मतलब लोगों की आवाज सुनी जाए, और लोग ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आप अपने घर से निकल के किसी के लिए कानून बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आप कोई एक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो लोग इतने सारे हैं, तो लोगों को अपनी आवाज सुनाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने होंगे, तो उसके लिए इलेक्शन करा जाता है। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो फीचर है वो है इलेक्शन। इलेक्शन किए जाते हैं, लोगों को चुना जाता है, जो हमारी आवाज बन करके हमारे लिए हमारी सेवा करते हैं, ऐसा कहा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का ये मेन फंडा है। तो फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, पहली चीज तो कोई किसी भी तरह की फ्रॉड नहीं होना चाहिए इलेक्शंस में, और ये कौन देखता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, तो ये एक फीचर है, इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। पर उसने पूछा इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, वो बताना है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव डिसीजन मेकिंग पावर, बिल्कुल ठीक बात है। जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन करोगे, उनको जिताओगे, तो वही तो डिसीजन लेंगे आगे। ठीक है, तो ये है इसका फीचर। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है। अगर आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हैं, तो मैंने आपको बताया आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके राइट्स ही प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो फिर काहे की डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा इसका कि नॉट, इनमें से क्या नहीं है। तो हेरिडिटरी मोनार्क, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। हर बार इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में अपने मेरिट के बेसिस पर जो जीतेगा वही जो है राजपाट चलाएगा। समझ गए? तो हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होना चाहिए, और यही इसमें लिखा है, तो ये नॉट हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर। क्लियर? ऋग्वेद इज कंपोज्ड इन विच एंशिएंट लैंग्वेज? तो अभी मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। 1750 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन ने फ्लरिश किया, और फिर उसके बाद में कई सारी थ्योरीज दी जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हो गई। मेन कारण इसका फ्लड्स कहा जाता है। फिर उसके बाद में आर्यन इन्वेजन हुआ, हमारे देश में आर्यंस आए, और ऐसा कहा जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, वो यहाँ आए थे, यहाँ के कल्चर का हिस्सा बने, और आज हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, तो आर्यंस आए 1500 बीसी में, और उस टाइम पे जो ये वेद बनने शुरू हो गए थे, उन्होंने ही हमारे वेद बनाए, जिसमें 4 तरह के वेद आते हैं। एक तो है ऋग्वेद, एक है सामवेद, उस टाइम पे संस्कृत यूज करी जाती है, संस्कृत लैंग्वेज भी तभी बनी है। सामवेद, यजुर्वेद, ये वेद के नाम आपको पता होने चाहिए, और अथर्ववेद। इसके अलावा भी बहुत सारा लिटरेचर हमें उस टाइम पे देखने को मिलता है, जैसे पुराण हो गए, जैसे वेदांत हो गए, जैसे उपनिषद हो गए, महाभारत रामायण हो गई। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में बहुत सारी हाइम्स हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसे मैं फिर कभी बताऊंगा। पर ये जो ऋग्वेद है कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में, उस टाइम पे संस्कृत ही चलती थी, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इन द इंडियन सिस्टम हु होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर एट द स्टेट लेवल? अभी मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन समझ लेते। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे भारत में स्टेट लेवल पे हर पूरा सेंटर लेवल की गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट लेवल की अलग होती है। मैंने अभी आपको बताया इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, और 28 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होते हैं स्टेट लेवल पे भी, है ना। तो उस लेवल पे एग्जीक्यूटिव पावर का हेड कौन होता है? एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? तो मैंने बताया 3 विंग्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट आ गई, और जुडिशरी के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आ गए। ठीक है, ये तो हो गई सेंटर लेवल की बात। स्टेट लेवल पे क्या होता है? स्टेट लेवल पे भी सेम ही स्ट्रक्चर है। स्टेट लेवल पे भी जैसे हम वोट करते हैं तो हमारे चुने हुए लोग पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पे आप जब वोट करते हैं तो आपके चुने हुए लोग विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के बैठते हैं। तो वो लेजिस्लेचर वाला हिस्सा हो गया। वो कह रहा है एग्जीक्यूटिव वाले हिस्से का हेड कौन होता है? सेंटर लेवल पे कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है।
हालांकि हमारे देश में ज्यादातर पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, प्रेसिडेंट सिर्फ साइन करने के लिए है, ही इज ओनली अ नॉमिनल हेड, बट दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि भाई नॉमिनल हेड ही बताओ, एग्जीक्यूटिव पावर का नॉमिनल हेड कौन है? तो सेंटर लेवल पे तो प्रेसिडेंट है, अगर ये सेंटर लेवल पे पूछा होता तो आप कहते हैं प्रेसिडेंट है। स्टेट लेवल पे भी तो कोई होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो काम सेंटर में करता है, चीफ मिनिस्टर कुछ वैसा ही मॉडल फॉलो करता है स्टेट में, ठीक है? जो पावर्स प्राइम मिनिस्टर की सेंटर पे है उसी का रेप्लिका स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर है। वैसे ही जो पावर्स प्रेसिडेंट की सेंटर में है उसी का रेप्लिका स्टेट में गवर्नर होता है, तो उसको हम कहते हैं गवर्नर। यानी कि गवर्नर जो है वो स्टेट में एग्जीक्यूटिव पावर का होल्ड करता है। क्लियर? द टर्म श्रेणीज इन अर्ली इंडिया रेफर टू, एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है, एक टर्म है श्रेणी। श्रेणी क्या होती है? तो ये चार आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो सही जवाब है वो है गिल्ड्स, गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्स पीपल एंड मर्चेंट्स। इसका मतलब हुआ मर्चेंट्स यानी व्यापारी, व्यापारियों का एक समूह, व्यापारियों के एक ग्रुप को कहा जाता था श्रेणी। और इस ग्रुप का क्या काम था? ये ग्रुप आपस में बैठते थे अपने लिए, इनके लिए क्या डिसीजन, क्योंकि एक अलग से सेक्शन अगर आप देखें तो ऋग्वेद के अंदर ही पुरुषा सूक्त है एक 10वें मंडल में, जिसमें कि 4 श्रेणियां, 4 पुरुषा सूक्त क्यों हम बोलते हैं, 4 वर्ण बांटे गए हैं, ठीक है? जिसमें ब्राह्मण हो गए, जिसमें वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ठीक है? और वैसे ही वैश्य जो है मर्चेंट वाला जो बेसिक जो लोग हैं, क्षत्रिय हो गए जो लड़ते हैं, तो मर्चेंट्स जो होते हैं वो इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होते हैं शुरू से और आज भी। तो मर्चेंट्स का जो ग्रुप होता था और जो क्राफ्ट्समैन का जो ग्रुप होता था उसको गिल्ड्स जो होते थे, जो ग्रुप्स होते थे, उसे श्रेणी कहा जाता था। ये उसमें बैठ के डिस्कशन करते थे किस तरीके से सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो, किस तरीके से इकोनॉमी चले, किस तरीके से धंधा आगे बढ़े, किस तरीके से बिजनेस को हम सपोर्ट कर सके। तो उस तरीके के डिस्कशंस होते थे श्रेणी में, किस तरीके से हम अपने टैलेंट को आगे फ्यूचर जनरेशंस में डाल सके। तो ये वर्ड जो है श्रेणी उससे रिलेटेड है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। The permanent settlement introduced by the British in Bengal was implemented in कौन से साल में? परमानेंट सेटलमेंट एक सिस्टम है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। ये कौन से साल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमींदारी सिस्टम। अब हुआ क्या, आप जैसा कि जानते हैं हमारे देश पे अंग्रेजों ने इतने साल तक राज किया, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं किया, वो ऐसी खतरनाक पॉलिसीज लाते रहते थे। ऊपर से वो मिलिटरीली भी स्ट्रांग थे, धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे राजाओं को ही एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना शुरू कर दिया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने शुरू से फॉलो करी, और उसके बाद में जब वो पावर में आ गए तो वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते थे जिस वजह से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब होते गए। जिसको सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था, उसके हाथ में कटोरा इन लोगों ने दे दिया था, ठीक है? अब क्या था कि उसी के अंदर एक पॉलिसी थी जिसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। उस टाइम पे एक मेन इनको कहां से टैक्स आता था? जो लैंड रेवेन्यू होता है उसी से तो टैक्स लेते थे, ज्यादातर पैसा इनको लैंड रेवेन्यू से ही बनता था। उस टाइम पे अंग्रेजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो गवर्नर जनरल हर 5-6 साल के बाद बदलते रहते थे। तो 1793 की ये बात है जब गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है परमानेंट सेटलमेंट लाया कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक तरीके से यहाँ के लोगों का दमन करने के लिए पॉलिसी थी। जमींदारी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, काफी डीप रूटेड है आज भी हमारी सोसाइटी में। तो क्या था कि उन्होंने कहा कि हम जो है जा जाके हर एक किसान से तो टैक्स लेते नहीं रहेंगे, हमने सबको लैंड अलॉट कर दिए हैं, सबको जमींदार जिन जिनको बनाना चाहते थे उन्होंने बना दिया। उन्होंने कहा अब तुम अपने आप जो मर्जी करो, हम तुम्हारे साथ टैक्स फिक्स कर रहे हैं। यानी अंग्रेज कहते थे जो भी तुम टैक्स कलेक्ट करोगे उसका 10/11 हिस्सा हमें चाहिए, मतलब मैक्सिमम पोर्शन, एटलीस्ट 90% टैक्स हमें आपसे चाहिए। और वो टैक्स वसूलने के लिए जमींदार क्या करता था? गरीब किसानों के ऊपर दबाव बनाता था, क्योंकि उसने तो आगे भी टैक्स देना, अपने पास थोड़ा हिस्सा रखेगा, ज्यादातर अंग्रेजों को देगा। तो इस तरीके से लूट मचाते थे, ठीक है? तो यही एक सिस्टम था जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। ये बंगाल, बिहार और ओडिशा में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और धीरे धीरे करते करते ये बहुत प्रचलित हो गया। The Bhakti saint who composed the collection known as the Tiruvayamoli was, देखिए तिरुवयामोली एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, कलेक्शन है, किताब है जो कि भक्ति मूवमेंट, भक्ति और सूफी मूवमेंट चला था। इसके अंदर कई सारे संत हुए हैं, ठीक है? उनमें से एक संतों की कैटेगरी होती थी जिसे अलवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर्स, जो कि विष्णु भगवान के भक्त माने जाते हैं और उन्हीं की प्रेस करते हुए उन्हीं को एक तरीके से समर्पित
ये पोएम्स का कलेक्शन है जिसका नाम है तिरुवयामोली, और ये लिखा किसने था? अलवर नामलवर ने। 8th सेंचुरी एडी की ये बात है, 8th सेंचुरी की। क्लियर? तो भगवान की भक्ति से रिलेटेड, उस मूवमेंट से रिलेटेड ये टेक्स्ट है तिरुवयामोली। What does यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन? देखिए, एक डेमोक्रेसी के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह है कि जो भी वोट देने के लायक है, वोट देने के लायक क्या है? कोई भी इंसान वोट दे सकता है हमारे देश में, सभी सिटीजन्स इक्वली जो है इंपॉर्टेंट है। बस एक एज लिमिट है कि अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद आप एक एडल्ट हैं और आप इस कदर आप सक्षम हैं कि आप अपने देश के नुमाइंदों को चुन सके। ठीक है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही है कि जो भी एडल्ट है, जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं हमारे देश में, उनके पास ये पावर है वोट डालने की, और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, इनकम, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके पास एक वोट की पावर सबके पास है। समझ गए? तो ये मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। एवरी एडल्ट हैज राइट टू फ्री एजुकेशन, ये नहीं है। एवरी एडल्ट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन हैज द राइट टू वोट। तो राइट टू वोट सबके पास है, सब एडल्ट के पास है। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 326 के अंदर ये अच्छे से मेंशन किया गया है। Which of the following institution monitors elections in India? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो इलेक्शंस को देखता है कि ये सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? उसके बाद भी इलेक्शंस में कई सारे घपले होते हैं। ठीक है? डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस फ्री और फेयर होना बहुत जरूरी है, तभी पता लगेगा एक्चुअल में जीता कौन। तभी आप बता सकते हैं कि उसके अंदर अनफेयर प्रैक्टिसेस ना फॉलो हो रही हो। और इस पे जो ध्यान बनाए रखता है वो रखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आर्टिकल 324 में इसका जिक्र हमको मिलता है संविधान के, और उन्हीं आर्टिकल्स में आगे 326 मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को देखती है, इसमें कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि हमारे देश में जो इलेक्शंस हैं वो एक फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हो रहे हैं। कौन कौन से इलेक्शंस को मॉनिटर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता है, वो लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद ही प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर होते हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन अलग से होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन वो देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन वो देखते हैं, वो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन देखते हैं। तो इतना सारा काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। समझ गए? तो देश में तरीके से इलेक्शंस हो, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये देखना काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। The layer of the earth that directly supports life and human activity is known as, ऐसी कौन सी अर्थ का हिस्सा है जो कि लाइफ को और ह्यूमन एक्टिविटी को सपोर्ट करता है? देखिए, हाइड्रोस्फेयर तो वो हो गया जो पानी है हमारे, तो पानी तो बिल्कुल जरूरी है। ठीक है? लिथोस्फेयर जिसपे हम रहते हैं वो भी जरूरी है। एटमॉस्फेयर जिसमें आप सांस ले रहे हो, जिसमें सारी गैसेस हैं, जिसमें सारा एटमॉस्फेयर है, ये भी बहुत जरूरी है। पर अकेले ये सारे जो हैं इनफ नहीं है। सिर्फ पानी पानी होगा तो क्या आपकी लाइफ सर्वाइव हो जाएगी? लिथोस्फेयर से लैंड होगा तो क्या आप सर्वाइव कर लोगे? जी नहीं। इन तीनों का होना जरूरी है, और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बायोस्फीयर। ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टली सपोर्ट करता है ह्यूमन एक्टिविटी को, कौन सा हिस्सा? बायोस्फीयर। क्लियर? Which of the following is a directive principle of state policy? ठीक है, इनमें से क्या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? तो मैं आपको बता दूं डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके कुछ अधिकार हैं, वैसे ही आपकी कुछ ड्यूटीज होती है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है। एक इसके बीच में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा संविधान जब बना उस वक्त जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स डाले हैं, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस डाली हैं कि कल को सरकार कोई भी कानून बनाए, कल को पार्लियामेंट में कोई भी कानून बने, विधानसभा में कोई भी कानून बने, उनके दिमाग में हमेशा इन चीजों को प्रमोट करने की भावना रहनी चाहिए। ठीक है? उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्शंस दे रखी हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्शंस दे रखी है लेजिस्लेचर को कि आप जो लोगों के लिए कानून बनाएंगे उनमें लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे। ठीक है? आप कुछ ऐसी चीजें लाएंगे तो वो सारे डायरेक्शंस जो हैं उसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और ये संविधान के जहां पे फंडामेंटल राइट खत्म होता है पार्ट 3 में, वहीं से पार्ट 4 से शुरू हो जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 से
आर्टिकल 35 तक क्या था? फंडामेंटल राइट्स अभी बताया। आर्टिकल 36 से शुरू होता है, 51 तक जाता है। इसमें सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। अब इसमें से क्या है? राइट टू इक्वालिटी बताया था, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तीनों तो हो गए राइट। बचाइए प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। हमारे देश में जो गरीब वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसकी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, ऐसे कानून कल को सरकार बनाए। तो ये वो डायरेक्शंस है, ठीक है, ये वन ऑफ द डायरेक्शंस है। ऐसी कई सारी डायरेक्शन है कि इंटरनेशनल पीस बनाए रखें और एजुकेशन को प्रमोट करें। इस तरह की डायरेक्शंस आपको डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलेंगी। Which resource is considered inexhaustible यानी रिन्यूएबल ऑन ह्यूमन टाइम स्केल्स? अच्छा जी, कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी एनर्जी रिसोर्स है? एनर्जी मैंने आपको बताया ये सभी एनर्जी है, नेचुरल गैस एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, पेट्रोलियम है, कोल है, पर इनमें से ऐसी कौन सी है जो कभी खत्म नहीं होगी? खत्म नहीं होगी मतलब इनएग्जॉस्टिबल है। तो कौन सी है? सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है, इसलिए प्रमोट किया जाता है कि आप सोलर एनर्जी को यूज करें। उससे जो डैमेज कोल, पेट्रोलियम, इन चीजों को यूज करने से होता है, उससे कहीं गुना कम डैमेज, मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल डैमेज सोलर एनर्जी से होता है। इसलिए प्रमोट किया जाता है यू शुड यूज सोलर एनर्जी एज मच एज पॉसिबल। विच मुगल एम्परर कमीशनड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट इन इंडिया? इनमें से कौन से मुगल एम्परर ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो ये वही फेमस मुगल एम्परर है जिसने ताजमहल बनवाया आगरा में अपनी बीवी अर्जुमंद बानो बेगम के लिए। आप कहेंगे ये कौन है? तो ये है मुमताज। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उनके पति थे शाहजहां। शाहजहां ने उनकी याद में बनवाया ताजमहल और उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। पहले इनकी कैपिटल होती थी आगरा। अभी मैंने आपको थोड़ी सी कहानी बताई थी ना कि दिल्ली सल्तनत में आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की 1526 में लड़ाई हुई बाबर से। बाबर बाहर से आया था, उसने लड़ाई करी, बाबर जीत गया। बाबर यहां पे बैठा और उसने उसी को वहीं से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद इसमें वीक रूलर्स आने शुरू हो गए। तो उसमें से जो मुगल एम्परर, 5th मुगल एम्परर थे जिनका नाम है शाहजहां। शाहजहां ने डिसाइड किया कि चलो आगरा में बहुत हो गया हमारा, हम अपनी कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट करते हैं। जो पुरानी दिल्ली वाला आप एरिया देखते हैं वो शाहजहां के टाइम पे बसा हुआ है, इसलिए उसे शाहजहानाबाद भी कहा जाता था। और वहीं पर रहने के लिए इन्होंने अपनी रेजिडेंस के लिए रेड फोर्ट यानी लाल किला बनाया था। रेड फोर्ट जो बना है ये 1648 में बनाया था, ठीक है। तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, जिसके आर्किटेक्ट भी वही थे जिसने ताजमहल का आर्किटेक्ट था। क्या नाम था उनका? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल और रेड फोर्ट दोनों का आर्किटेक्ट माना जाता है। Which body is responsible for interpreting the constitution and adjudicating disputes related to it? सवाल सिंपल सा है। सवाल है कि ऐसी कौन सी बॉडी है जिसका काम है संविधान को इंटरप्रेट करना। अगर कोई संविधान के खिलाफ जा रहा है तो उसे तुरंत वहीं पकड़ना, रोक देना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, ठीक है। और डिस्प्यूट्स जो आते हैं, बड़े बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको सॉल्व करना, यह काम होता है कोर्ट्स का। जैसे मैंने बताया एग्जीक्यूटिव का रोल बता दिया, पार्लियामेंट का बता दिया, और वैसे ही एक सेक्शन होता है जुडिशरी का। उसमें सबसे ऊपर हमारे देश में है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, नीचे से ऊपर तक सबऑर्डिनेट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, आपके सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसी में आ गए, उसके ऊपर हाई कोर्ट है हर स्टेट के, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, एंड में अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट छोटे मोटे मैटर नहीं देखता, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि अगर दो बड़ी स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई, दो स्टेट और किसी एक सिंगल स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई, ऐसे डिस्प्यूट सॉल्व करता है। संविधान का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरे देश में लागू है, और उसको जो है उसका गार्जियन कौन हो सकता है? वो सबसे बड़ा कोर्ट ही हो सकता है, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? What is the main reason that resources are distributed unequally over the earth? अच्छा, सवाल ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, कितने भी रिसोर्सेज आप देख लीजिए पूरी अर्थ पे, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के पास पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं रिसोर्सेज। कहीं पे ज़्यादा है कोई चीज़, कहीं पे कम है। जैसे यूरेनियम है, किसी जगह पे ज़्यादा मिलता है, किसी पे है ही नहीं, किसी पे कम है। पेट्रोल है, आप सऊदी देख लीजिए, वहाँ पे इतना ज़्यादा है, इंडिया को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों है?
इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो यूनिफॉर्मिटी तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि हर जगह एक जैसी चीजें होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, तो ये गलत है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये भी नहीं है, हर जगह के सेम बारिश होती है, हर जगह क्लाइमेट अलग है, हर जगह लैटिट्यूड अलग है, तो अलग अलग चलता है सर। इक्वल ह्यूमन पॉपुलेशन एवरीवेयर, बिल्कुल नहीं, किसी भी जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी पे कम है। फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टेरेन, सॉइल, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। एक जगह का पर्टिकुलर जगह क्लाइमेट कैसा है उससे इफेक्ट पड़ेगा, एक पर्टिकुलर जगह का टेरेन कैसा है, सॉइल कैसी है, वहां के लोग का रहन सहन कैसा है, वहां पे ठंड ज्यादा है या गर्मी ज्यादा है, तो यही सारे कारण हैं जिस वजह से किसी एक जगह पे रिसोर्सेज कुछ ज्यादा हो सकते हैं, किसी एक जगह पे कोई और रिसोर्स ज्यादा हो सकती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बड़ा ही सिंपल सा और आप कह सकते हैं आपकी लॉजिकल रीजनिंग को एनहांस करने के लिए ये सवाल पूछा गया। सिंपल सा सवाल है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो कई बच्चे डर जाते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइए, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। Who among the following was the leader of the संथाल रेबिलियन 1855 से 1856? ये बात है अंग्रेजों के जमाने की, और अंग्रेजों के जमाने में उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। मैंने बताया ना कि गवर्नर चेंज होते रहते थे, तो लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। लॉर्ड डलहौजी ही वो है जो कि इंडिया में ट्रेन लेकर के आए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट लेके आए, टेलीग्राम लेकर के आए, कई सारी चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। डलहौजी के टाइम तक आते आते लोग जो हैं बहुत ज्यादा अंग्रेजों से पीड़ित हो चुके थे, प्रताड़ित हो चुके थे। ठीक है, उनको हर जगह पे दबाया जा रहा था, खासकर जो जिस तरीके से लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, फिर जमींदारी सिस्टम मैंने आपको बताया। उन्हीं चीजों को लेकर के झारखंड के अंदर एक छोटा रेबिलियन था जो काफी फिरोशियस, काफी खतरनाक बन गया अंग्रेजों के लिए, जो कि था संथाल रेबिलियन। इसे मुर्मू भाई, 4 मुर्मू भाई थे, सिद्धू और कानू मुर्मू, ये 2 भाई हैं जिन्होंने की संथाल रेबिलियन की शुरुआत करी 1855 और 56 में। इसके बाद 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो बैरकपुर म्यूटिनी के बाद छिड़ ही गया था, जो पूरे देश में आग की तरह फैल गया। ठीक है, ये क्या सवाल है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कौन सा आर्टिकल, खत्म कौन सा आर्टिकल करता है कॉन्स्टिट्यूशन का? अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो ये आपका अधिकार हुआ, आपका राइट हुआ, यानी कि ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, और ये कहीं ना कहीं इक्वल बनाता है आपको सबसे। अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है चीज खराब है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे मतलब जिस तरीके से इंडिया का कल्चर रहा है शुरू से, तो अनटचेबिलिटी को जो है खत्म करने के लिए यह आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया। राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करता है। राइट टू इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं, यह एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम आता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स आते हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में जाता है, और आर्टिकल 14 से 18 के बीच में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17, जो अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, अबॉलिश करता है। समझ गए? तो ये एज इट इज याद रखना, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इसलिए पूछा गया। Suppose a region has vast underground water reserves. किसी रीजन में बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर रिजर्व है, पता है कि इस जमीन के नीचे बहुत सारा पानी है, पर टेक्नोलॉजी वो नहीं है कि उस पानी को हम बाहर निकाल सके, पंप कर सके, उस वाटर को ऊपर ला सके, नहीं तो ग्राउंड वाटर यूज कर लेते। टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो ग्राउंड वाटर इनमें से किसका एग्जाम्पल है? अगर आपके पास कोई चीज पड़ी है, आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से वो रिजर्व बन के रह जाएगी ना। रिजर्व तो है आपके पास, तो इसलिए रिजर्व रिसोर्स है। रिजर्व रिसोर्स को कहते हैं ऐसा रिसोर्स जो आपके पास है तो सही, पर आप उसे अभी यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। कल को टेक्नोलॉजी आएगी तो ये रिसोर्स हमारे काम रहेगा। ग्राउंड वाटर तो हमेशा रहेगा, कल को टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसको यूज कर लेंगे। इस तरह के रिसोर्स को रिजर्व रिसोर्स कहा जाता है। आई होप क्लियर होगा। बस यही कुछ सवाल थे जीके सेक्शन से। आई होप आपको एक एक सवाल में मजा आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको एक एक सवाल को थोड़ा सा और इन डेप्थ लेकर के जाऊं, पर समय की जो है कमी होने के कारण मैं चाहता तो इसको और थोड़ा लंबा कर सकता था, बट आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरह का एग्जाम आया है। आपका आगे सैनिक का भी एग्जाम है, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और इस चैनल से जुड़ के रहना। आपको कोई भी सैनिक या आरएमएस से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो इस चैनल पे हम लोग देते रहते हैं। कंटेंट कहाँ से पढ़ना है वो मैंने बुक्स आपको बता दी हैं, तो उसे बिना टाइम वेस्ट करे आप अभी ऑर्डर करेंगे। ये बुक्स में
फुल फ्लेज्ड नॉलेज है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ें उठा के आपको समझाई हुई हैं, तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए पढ़ना। बाकी गाइडेंस के लिए हम लोग हैं। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे फिर कभी नए लेक्चर के साथ।